अध्यात्म अध्यात्म को अक्सर हम स्पिरिचुअलिज्म कह देते हैं। ये शब्द अध्यात्म के साथ पूरा न्याय नहीं करता, केवल अंश मात्र भाव प्रकट करता है। क्योंकि सत्य निर्विरोध होता है जहाँ तर्क भी सत्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि किसी भी बात के खिलाफ कोई तर्क है तो इसका मतलब है कि उस बात में कोई तो अंधकार निहित है। तभी तो स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म की नेवर एंडिंग डिबेट चलती ही रहती है। पर अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म दोनों को मिलाकर पूरा होता है। यहाँ अभी भी हम आध्यात्म के दो ही आयाम जान पाए हैं, क्योंकि हकीकत में भाषा आज भी उतनी प्रगति नहीं कर पाई है कि आध्यात्म के बाकी आयामों को हम अक्षर सूत्र में पेश कर सकें। तो यह अभिव्यक्ति भी सीमित ही है। आध्यात्म एक ज्योति है। ये बात हमने कई ज्ञानी जनों से जानी है। ये एकदम सत्य है, लेकिन ये प्रकाश जिस मार्ग से आता है हम उसे भी आध्यात्म ही कहते हैं। अब यहाँ ये भी बात आती है कि ज्योति तो वो ईश्वर है जिसे कोई सत्य, कोई ज्ञान या कोई प्रेम कहता है, जो आध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही प्रकट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हकीकत में आध्यात्म को आंतरिक अनुभव या सफर की तरह देखा जाता है। अतः सब अपने अनुभवों को शब्द देते हैं। चूंकि सत्य निर्विरोध होता है, इसलिए ये दोनों बातें सत्य है, क्योंकि अनुभव गलत नहीं हो सकते। जैसे कि खाने में मिर्च अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग महसूस होती है। मिर्च की तीखास वही है, लेकिन सबकी क्षमता तथा अनुभव में फेर है। इसलिए सबके अलग अनुभव हो सकते हैं, जिससे जुटलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आध्यात्म भी अनुभव है। यहाँ हकीकत में कोई प्रकाश आता ही नहीं, परंतु हमें अनुभव होता है। किसी के लिए यह मार्ग दियों से सजा है, जो कभी प्रकाश देता है, कभी गर्मी तो कभी जलाता भी है, परंतु आनंद देने वाला होता है। किसी के लिए यह मार्ग अंधकार से भरा है, जहाँ कई कठिनाइयां हैं पर मंजिल वो प्रकाश है। अतः आध्यात्म एक व्यक्तिगत अनुभव है। आध्यात्म में आत्मा का दर्शन ही वह प्रकाश है। यहाँ आत्मा वो प्रारंभिक स्थिति है जहाँ स्थिरता या समता है, अर्थात जहाँ देह, मन, मस्तिष्क और आत्मा सब एक सी स्थिति में हो। वो आरंभ की स्थिति जहाँ से जीवात्मा का आरंभ हुआ। अतः यह स्पिरिट वर्ल्ड या मटेरियल वर्ल्ड की डिबेट नहीं है। यहाँ है एक ही स्थिति का परिवर्तन है, अर्थात जो भी है, मन, मस्तिष्क, देह या आत्मा, सब उस प्रिमोर्डियल एनर्जी से अलाइंड रहें, और लाइफ इस अलाइनमेंट को अचीव करने का जरिया है। अब यहाँ देह और आत्मा हमेशा साथ ही है, अगर हम देह की बात करें तो। लेकिन आत्मा बिना देह के भी मौजूद रह सकती है। देह को केवल तत्व संग्रह की अवस्था में देखा जाता है, जहाँ आत्मा ना हो तो हर तत्व बिखर कर संसार की प्राणवायु में विलीन हो जाता हो। लेकिन इस संसार में हर देह प्राप्त जीव को मन बुद्धि प्राप्त नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि ऑर्गन से ज्यादा एक भाव है, जहां मन को दिल से जोड़ा जाता है और बुद्धि को मस्तिष्क से, यानी ब्रेन से। जबकि अकेले इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। मन मस्तिष्क भी जोड़े में ही है। इन्हें अलग अलग हम अब केवल अपने अनुभव की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि यदि मस्तिष्क सोचता है तो विचार आते हैं, और विचार हकीकत में मन में ही महसूस होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काया प्राप्त नहीं है। अब कई दफा हम ये भी कहते हैं कि मन से सोच रहा है इसलिए भावुक होता है। यह मन नहीं सोच रहा है, सोच तो दिमाग ही रहा है। लेकिन जो विचार प्रकट हो रहे हैं उन्हें मन यदि बहुत गहरे भाव से महसूस करता है, तो हम उसे इमोशनल थिंकिंग कह देते हैं। और यही अगर हम उस विचार से अटैच ना हुए, बल्कि केवल विश्लेषण यानी एनालिसिस करें, तो हम उसे मेंटल थिंकिंग कहते हैं। पर एनालिसिस भी एक फीलिंग ही है। वी फील दैट इट इज लॉजिकल एंड इट इज नॉट लॉजिकल। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में केवल सोचने की क्षमता है, वो समझ नहीं सकता, क्योंकि समझना भी केवल एक अनुभव है। जब तक मन किसी विचार से ना मिले, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, दोनों अलाइन होते हैं, तो हमें सब क्लियर फील होने लग जाता है, और उसे ही हम दिमाग की समझ जानते हैं। क्योंकि मन और दिमाग जब कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो हकीकत में थॉट वर्सेस फीलिंग ऑफ थॉट कॉन्फ्लिक्ट में होती है। और हमें ये समझाया गया है कि फीलिंग्स पर चलना इमोशनल होना या सेंसिटिव होना दर्शाता है। ये बात पार्टली ठीक है, पार्टली इसलिए क्योंकि अगर थॉट वर्सेस फीलिंग ऑफ थॉट कॉन्फ्लिक्ट में फीलिंग को वीकनेस और थॉट को स्ट्रेंथ माना जाए, तो दुनिया हमेशा दिमाग में पैदा हुए विचार पर चल रही है, जहां उस थॉट का एसेंस यानी फील है ही है नहीं, जिसे हम रियलिस्टिक माइंड या प्रैक्टिकल एटीट्यूड कहते हैं। पर ये हमें शैलो भी बनाता है।
द ट्रूथ इज वी नीड बैलेंस ऑफ बोथ माइंड एंड हार्ट, जहाँ जरूरत और परिस्थिति से डिसीजन लिए जाए। पर यहाँ बैलेंस में एक बात जानने की है कि इट इज नॉट बैलेंस ऑफ चॉइस। मतलब यहाँ ये नहीं है कि कभी माइंड को चूज करना है या कभी हार्ट को। नो, इट इज नॉट दिस। यहाँ बैलेंस करना है फीलिंग को बाय बैलेंसिंग माइंड एंड हार्ट। दैट इज, when a thought comes, it will create certain emotion within our heart. Now we need to see कि ये इमोशन क्या है, क्यों है, कहाँ से आ रहा है या किस वजह से आ रहा है। यहाँ to see is actually just observing and not analyzing, as analyzing is an act which includes comparison, comprehending, evaluating, including, inducing, deducing, concluding, etc. But observing is to just see, that is, to just look at the subject. Example, I have a thought that non-vegetarians are more aggressive. So now, if I just observe this thought, it is in its existence showing me that I think this way because I am vegetarian first. Now, them being aggressive is a feeling that I attached in this thought because aggression comes from emotions and is felt through emotions. So, the thought in its body is conveying that I have had an experience related to it, as we make opinions based on our experiences. Now, this observation above conveys that it's not even a thought, but an opinion that I formed based on an experience. That's why my thought made me realize that I am judging a whole group who is different from me based on my few experiences. This showed me the limitations in my thinking. Now, how I started by pointing fingers at others, but realized that it is me who has a faulty perspective. As food science is not a straight non-vegetarian versus vegetarian debate, but it is far deeper and expansive than this. And we cannot generalize everything based on sample survey method of few experiences. Here, my mind did not interfere by producing sub-thoughts over the primary thought, but it just looked at the top. And that thought, when observed with patience, itself showed me the point that had feelings attached. And when we observed those attached feelings, the thought changed its form in an opinion. When I observed this transformation, it reminded me of the experiences because of which I had built this opinion in my conscious subconscious brain. When I observed this memory, I realized I am actually not even thinking but judging. Here, mind did only a part of observing, and heart did its part of tracing its own feelings. This is balanced, where thinking transforms itself into observing and feeling transforms itself into realizing. The evolved functions of mind and heart that they can perform only when they are aligned. But here, my focus is about the alignment of mind, body, soul and heart. क्योंकि हम जब देह और आत्मा को साथ में देखते हैं तब जीवन परिभाषित होता है। यानी देह है और उसमें आत्मा है, तब जीव है। परंतु यहाँ मन मस्तिष्क इस परिभाषा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा केवल एक ऊर्जा है जिसमें संपूर्ण ज्ञान निहित है और जो चलायमान है। This means that soul is the primordial energy, which when comes into motion, creation happens. Creation here is the matter that came into existence due to motion in the energy. Now, I'll elaborate it a bit. In Sanatan tradition, we symbolize this concept through different names. शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति। शिव को समाधिस्थ दर्शाया गया है, जो कि ज्ञान है और उन्हें ही हम गुरु कहते हैं। इसी पार्ट को हम डिवाइन मस्कुलिन भी कहते हैं। और शक्ति को ऊर्जा बताया गया है, जिसमें यूनिवर्सल फोर्स ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन है, यानी डिवाइन फेमिनिन। दैट इज द विजडम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज शिव पार्ट, दैट इज डिवाइन मैस्कुलिन एंड is indicated as शून्य। और शक्ति is the force needed for creation, the motion। यहाँ शिव शक्ति अपने आदि स्वरूप में एक एटर्नल एंटरट्वाइनमेंट में स्थिर है, जिसे सनातन में अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। बट
When the cosmic dance begins, that is, the divine feminine and divine masculine comes in motion, the energies collide and the wisdom unites with force, manifesting life. Here, life is not as we perceive. Here, life is a matter that has energy. It may emit it, or receive it, or exchange it, or it may transform its own energy to evolve to a different form of matter. That is, life exists far beyond the subatomic level of matter. But we don't feel it in that way because we have never realized life in that way. However, in Jainism, it is said that even the inanimates have life. In this state, there is body, that is matter, and energy, that is soul, but not mind and heart. As the life evolves, the complex body is formed with organ systems. But the matter at minuscule level has that initial life energy that had transformed and evolved into higher matter and energy self. Now, this is not same as Darwin's theory of evolution because his theory focuses on body's evolution. But here, the soul transformed through matter. Since the soul transformed, new matter came in existence. As the wisdom of creation is always present in the soul. जैसे दूध में घी का सार हमेशा से है, पर दूध को अलग अलग पड़ाव से गुजरना होगा घी बनने के लिए, जिस प्रोसेस में उसके कई छुपे तत्व अलग होकर अस्तित्व में आते हैं। यहाँ दूध का घी में रूपांतरण मंथन से हो सकता है, यानी मोशन से। स्थिर दूध घी नहीं है, परंतु घी उसमें अभी छुपा है। So, as soul is ever moving, even within matter, and when it's free, it transforms and material world evolves. Because here the energy has a base to transform, the existence. In reality, energy in a simpler physical form, when transforms, it takes its present existence's knowledge along with it to the next advanced level, where the soul, when again comes into life, will show a continuity of its predecessor's state. इसीलिए जब साइंस प्रीडिसेसर ट्रेस करता है किसी भी लाइफ फॉर्म का, तो हम लिंकेजेस देख पाते हैं बिकॉज एन इवॉल्व्ड लाइफ हैज ऑल द विजडम ऑफ इट्स प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स। सनातन में ये बात और भी सामान्य तौर पर समझाई गई है कि मनुष्य 84 लाख योनियां जीकर आता है, यानी द प्रेजेंट ह्यूमन सोल हैज इवॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इन ऑल इट्स प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स. That is why the organs heart and mind are also evolved in humans. This is the stage where theory of karma comes in. And यही आध्यात्म को हम समझ पाते हैं, यानी मनुष्य में 84 लाख योनियों के अस्तित्व का ज्ञान है. But if a human being unlocks this wisdom, it can go beyond the motion. That is, at the initial level of energy, जहाँ शिव शक्ति यानी divine feminine and divine masculine स्थिर है. Here, a human can use this eternal wisdom and force to manifest. अतः आध्यात्म आत्मा को प्रारंभिक स्थिति में स्थिर करना है. यहाँ होने वाला आत्म साक्षात्कार वास्तव में आत्मा में निहित उन सभी अस्तित्वों जो शरीर प्राप्त है तथा जो शरीर प्राप्त नहीं है, उन सभी का दर्शन करना है. क्योंकि भौतिक जीवन के परे भी काफी योनियां हैं जिन्हें हम प्रेत योनि कहते हैं, जहां आत्मा देह के बिना सफर करती है. लेकिन यदि मनुष्य जीवन में प्राप्त मन बुद्धि के उपयोग से हम उस प्रकाश को प्राप्त हो जाए, तो ये प्रेत योनि का सफर उस आत्म साक्षात्कार से ही पूरा हो जाता है. इसे ही मोक्ष कहा गया है. मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी नहीं है, बल्कि उस यूनिवर्सल एनर्जी से यूनियन यानी अलाइनमेंट में रहना है. क्योंकि जन्म तो ईश्वर भी लेता रहा है और लेता ही रहेगा, पर यह गहरी बात है जिसे हम आध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही समझ सकते हैं.